तो आज के करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान में अभी हाल ही में टोटल 50 जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पहले राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे, अब टोटल राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ गई है 50। काफ़ी बड़ी संख्या में चुनाव से पहले जो है जिलों की संख्या को बढ़ाया गया। काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी। देखो, राजस्थान एक बहुत बड़ा जो है राज्य है, आपको पता है क्षेत्रफल में नंबर 1 है, और पहले इसमें केवल 33 जिले थे। उत्तर प्रदेश को आप देखते हैं टोटल 75 जिले हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बहुत समय से मांग चल रही थी। आबादी वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ की, लेकिन फिर भी अब लगातार एक्सटेंशन तो हो ही रहा है ना। तो काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही थी। तो राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 नए और ज़िले बना दिए गए। और ये 19 नए और जो ज़िले बने हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। पहले तो देखो, ये 33 ज़िले थे और टोटल पहले 7 संभाग थे। टोटल कितने थे? 7 संभाग थे। 7 संभागों की जगह अब संभागों की संख्या भी बढ़ गई है। 7 संभाग से हो चुके हैं 10 संभाग। अब संभाग का मतलब आप सभी जानते होंगे, संभाग का मतलब है मंडल, है ना, जोन। तो पहले राजस्थान में टोटल 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो चुके हैं। टोटल 33 जिले थे, 33 जिलों की जगह अब 50 जिले हो चुके हैं। अभी भी कई जिलों में डिमांड और चल रही है कि भाई और ज़िले बनाए जाएं और ये कभी भी इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है, कहीं ना कहीं पे डिमांड चलती रहती है। तो ये 33 ज़िले थे टोटल। और जयपुर को जैसे 2 भागों में बांट दिया गया, जयपुर ग्रामीण में विभाजित कर दिया गया, ऐसे जोधपुर को भी विभाजित कर दिया गया। ये टोटल नए ज़िले अभी बने हैं, ठीक है। तो जो राजस्थान वाले बच्चे हैं वो तो इनको याद ही कर लें और आप लोग भी थोड़ा बहुत समझ लें। तो 3 नए संभागों का गठन किया गया है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है, जयपुर जिले को जयपुर और जयपुर ग्रामीण में विभाजित कर दिया गया है। अब जयपुर में 2 जिले हो जाएंगे और जोधपुर जो वहाँ पे आपका है कोर्ट वगैरह है, वहाँ पे हाई कोर्ट है, तो वो भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। थोड़ा सा राजा रजवाड़ा वाला जो है वहाँ पर फीलिंग ज़्यादा है। तो जोधपुर को जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण में विभाजित किया जाएगा। तो इस हिसाब से राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला बनेगा वो बनेगा दूदू। अब ये नया जिला बनाया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बनेगा दूदू। और पहले धौलपुर हुआ करता था, अब दूदू हो जाएगा, मतलब नया जिला, है ना। नया जिला कौन सा हो जाएगा? दूदू। और सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर है। जैसलमेर पहले भी था, जैसलमेर अभी भी है सबसे बड़ा जिला। देखो, जब आप लोग आईएएस बनोगे ना, तो आईएएस बनने के बाद पहली जो प्रेफरेंस होती है टॉपर्स की, वो राजस्थान ही होती है। सभी चाहते हैं कि राजस्थान जाएं, राजस्थान का कैडर मिल जाए। आप जितने भी टॉपर्स देखेंगे, सारे टॉपर्स आपके राजस्थान कैडर को पहली प्राथमिकता देते हैं। तो राजस्थान मतलब अपने आप में एक वर्क कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ पे, और ना, है ना। और थोड़ा सा मतलब काम करने को लेकर के जो आपको वहाँ पे एक मौका है, वो ऐसा नहीं उत्तर, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं काम करने को कहीं पे है ना, वो बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि यहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की स्थितियाँ भी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी जब कभी मौका आता है तो आप खुद भी चाहते हैं कि एक ऐसा कैडर मिले जहाँ पर जो है उसकी एक रेपुटेशन अच्छी हो। यूपी बिहार में क्या है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं पे राजनीतिक प्रेशर बहुत होते हैं काम करने में, है ना। और इस कारण से बच्चे ज़्यादातर जो है ना पॉलिटिकली जो है, कोई भी होता है कि यार काम करने का मौका मिले हमें अच्छे से, तो लोग राजस्थान हो गया, गुजरात कैडर भी बहुत अच्छा है। तो जब कभी आएगा आपका नंबर तो कैडर में आप लोग भी राजस्थान को प्रेफरेंस देते हैं, सबको मिलता नहीं है। हाँ ठीक है, राजस्थान से है क्या यहाँ पे कोई क्लास में? अच्छा, अभी और बड़े हैं क्या जिले? देखो अभी मुझे नहीं पता है, यदि कुछ और बड़े बने हों। अच्छा, ये विकास जी कह रहे हैं कि सर 33 पुराने थे, 19 नए बने, तो टोटल 50 कैसे? हाँ, एक ये कैलकुलेशन भी लगा रहे होंगे आप लोग। ये कैलकुलेशन ऐसे कि पुराने कुछ जिलों को ही 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे कि मैंने बताया कि जयपुर को ही 2 भागों में बांट दिया गया, तो पुराना भी मतलब काउंट हो गया ना 19 में से, ये समझिए आप, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ना, ये वाले आप देख रहे हैं, ये देखिए जोधपुर को पहले भी जोधपुर हुआ करता था, अब ये जोधपुर ग्रामीण आपका बन गया। तो इसी को पहले भी, है ना, जयपुर भी हो गया। ये देखिए जयपुर और जयपुर, तो 2 तो आपके यही हो गए, ठीक है। तो ये आपको मतलब पुराने जिलों को भी इन्होंने
तो 2 ये माइनस कर दीजिए, 31 हो गए, 31 + 19 कर दीजिए, है ना, 31, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी थे ना पहले से, 31 + 19 करिए, अब आपके 50 आ जाएंगे। क्लियर है ना। ये वाले पहले भी ऑलरेडी जिले थे, 2 यहाँ पे जयपुर जोधपुर। देखो अभी 50 की जानकारी है। अभिषेक मेरा कह रहे हैं सर 50 हुए हैं। हाँ ठीक है, 50 जिले हैं। हाँ 50 जिले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूदू सबसे छोटा जिला हो जाएगा और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। क्लियर है भाई, 50 की गिनती फाइनल हो गई ना। कोई ऐसा तो नहीं है अभी 50 में दिक्कत हो। हाँ जी ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो है एक प्रोग्राम अभी आया है, स्टडी इन इंडिया। एक नया प्रोग्राम है आपका ये SII प्रोग्राम। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका प्रारंभ किया गया 3 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में। इसका शुभारंभ किया गया है हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। नाम से ही है स्टडी इन इंडिया, यानी कि कोई भी विदेशी आकर के भारत में पढ़े। तो एक पोर्टल बनाया गया है इसमें, ठीक है, स्टडी इन इंडिया के नाम से पोर्टल बनाया गया, एक समर्पित वेबसाइट बनाई गई है, वन स्टॉप पोर्टल बनाया गया है। और इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हैं वो भारत आए, आकर के यहाँ पे पढ़ें, शिक्षा के अवसर उन्हें मिल पाएँ। तो इस वेबसाइट के माध्यम से उनको जो है ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, PhD करना है, ठीक है, कोई भी कोर्स करना है तो उसके लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लिक, ठीक है, और अपने पसंद के जो है स्थानों को भी चुन सकते हैं। तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया गया है। तो फॉरेनर जो बहुत सारे आते हैं भारत में, आपको शायद पता ना हो, आपका ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, या जहाँ भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, विदेशी आते हैं वहाँ पे पढ़ने, है ना। JNU में तो प्रॉपर आपका जो है BA ऑनर्स में लैंग्वेज कोर्सेज हैं आपके, है ना। तो लैंग्वेज कोर्सेज में फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं और बाकायदा उनके लिए कोटा भी होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विदेशी भारत आते हैं पढ़ने। हमारे IITs हो गए, तो इंडिया में तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, तो ये सब में भारत जो है अब अव्वल है। अब एजुकेशन हमारी बेहतर होती जा रही है। वर्ल्ड के टॉप 200 में हमारे IIT और यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं। अभी भी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन ओवरऑल हमें प्रयास करना है, ठीक है। वैसे जो ये कार्यक्रम है स्टडी इन इंडिया, इसका पोर्टल अभी जारी हुआ। ये प्रोग्राम 2018 का है, ठीक है। 2018 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया था। ओवरऑल इसका अल्टीमेट गोल यही है स्टडी इन इंडिया का, कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो, ठीक है, और जो है भारत एक अच्छा गंतव्य बन सके वैश्विक शिक्षा को लेकर के। देखो एक ज़माना था जब नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, तो वहाँ पे बहुत सारे विदेशी स्कॉलर आते थे पढ़ने में। आज भी हम वही प्रतिमान बना करके वैश्विक मानकों के साथ तुलनात्मक रूप से किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। ये परिकल्पना जो है स्टडी इन इंडिया के तहत की गई है। इसके तहत पाठ्यक्रमों को अपडेट किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों तक भारत पहुंचने में, भारत में शिक्षा प्राप्त करने में उनकी मदद प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो एक ये प्रोग्राम आपको ध्यान रखिएगा, इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई अभी जस्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक नया बिल आया है आपका, नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 आ गया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023, ठीक है। देखो मेडिकल साइंस में ना हर एक डिपार्टमेंट का अपना महत्व होता है। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, बहुत सारे बनते हैं ना मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे जो है फिजिशियंस होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं। डेंटल वाले जो है ना, इनका अलग ही मामला है। मतलब मुझे लगता है कि सबसे मेडिकल साइंस में यदि कोई महंगा मामला है, डेंटल वालों का है ना। और डेंटल के लिए अलग से ही पूरी स्टडी होती है। तो अभी इसको लेकर के नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 लाया गया है। राष्ट्रपति जी की सहमति से 11 तारीख को ये बिल की सहमति राष्ट्रपति की हो गई। 11 अगस्त को राष्ट्रपति, ये बिल संसद में लाया गया था, दोनों सदनों से पारित हुआ और 11 अगस्त 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इसमें साइन कर दिया। तो अभी एक एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, ठीक है। ये क्या बन चुका है? कानून बन चुका है। क्लियर है सभी को? तो
पहले 1948 का अधिनियम हुआ करता था डेंटल के लिए, दंत चिकित्सा का अधिनियम, ठीक है, 1948 हुआ करता था। अब इस बिल को ला करके बिल रिप्लेस कर देगा। इसका उद्देश्य क्या है? देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करना, गुणवत्ता और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का बंद करना, मुख संबंधी उच्च गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये आपके डेंटल को लेकर के है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान इसके तहत किया गया है। टोटल 33 सदस्य होंगे इसमें। ठीक है, एक इसके तहत आयोग बनाया जाएगा, कमीशन बनाया जाएगा, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग। तो इसका अल्टीमेट बिल क्या है इस अधिनियम का? देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को रेगुलेट करना। ठीक है, गुणवत्ता और वहन योग, मतलब लोग उसको जो है वो कर पाए, दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करना, और मुख संबंधी कोई भी विकार होते हैं, कोई भी रोग होते हैं, उसको लेकर के काम करना। तो ये एक आपका जो है बोर्ड का भी गठन किया जाएगा इसके तहत 33 सदस्यीय, और ये आपका रेगुलेट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या किया जाएगा? एक दंत चिकित्सा बोर्ड बनाया जाएगा, और इस बोर्ड में मतलब देखो एक स्वायत्त बोर्ड बनाया जाएगा और एक कमीशन बनाया जाएगा। ध्यान से समझिए, एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन किया जाएगा जिसमें 33 सदस्य होंगे, और केंद्र सरकार के द्वारा आयोग की देखरेख में एक 3 सदस्यीय स्वायत्त बोर्ड बनाया जाएगा। एक तो 33 सदस्यीय क्या बनाया जा रहा है? एक आयोग बनाया जा रहा है, एक कमीशन बनाया जाएगा जो रेगुलेशन पे काम करेगा। इस आयोग के अंतर्गत ही 3 सदस्यीय एक बोर्ड बनाया जाएगा। 3 सदस्यीय का बनाया जा रहा है, बोर्ड बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक स्वायत्त बोर्ड होगा ये। इसका काम क्या है? जो आपकी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आपकी दंत चिकित्सा होती है उसको लेकर के काम करेगा। दंत चिकित्सा को मूल्यांकन देगा, उसको रेटिंग देगा, सारी चीजें करेगा, और दंत चिकित्सा को लेकर के इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन, ये दोनों काम करेगा। तो ये बोर्ड आपके कई सारे काम करेगा। एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि कोड ऑफ इथिक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मूल्यांकन हो गया, रेटिंग हो गया, और ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो आपकी इसको लेकर पढ़ाई है उसको लेकर काम करेगा। ठीक है, और जो आपका एक आयोग बनेगा, एक कमीशन बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा, 33 सदस्यीय आयोग बनेगा इस बिल के तहत, ये बताया गया है। तो इसका काम क्या रहेगा? जो दंत चिकित्सा शिक्षा है उसकी परीक्षा कैसे होगी, उसका प्रशिक्षण कैसा होगा, उसके गवर्नेंस के मानक क्या होंगे, है ना, और जितने भी डेंटल हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं डेंटल जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनको रेगुलेट करना, उनका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, और डेंटल को लेकर के बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत में कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और एक एग्ज़ाम होता है नीट का, आपको पता होगा बहुत बड़ी संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, है ना, राष्ट्रीय सह पात्रता, इसका क्या नाम है? नीट का हिंदी में फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, है ना, ये आपको नीट को हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। इसके माध्यम से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में बच्चों का दाखिल सुनिश्चित कराना। मतलब आयोग को मल्टीपल टास्क दिए गए हैं। आयोग के क्या क्या काम है? देश में जो दंत चिकित्सा है उसकी परीक्षा, उसका प्रशिक्षण, उसका गवर्नेंस, ठीक है, जितने भी दंत चिकित्सा से जुड़े हुए संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थान, इन सब पे इनको रेगुलेट करना। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ये सारे काम करेगा ये, ठीक है, और डेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये डेंटल कमीशन आपका बनेगा और एक बोर्ड बनेगा, 2 चीजें आपकी बनेंगी। चलिए आगे चलते हैं। एक और विधेयक आपका आ चुका है, हाँ, एक और विधेयक आपका आ चुका है, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023। ये सारे मेडिकल साइंस को लेकर के हैं, ठीक है, नर्सिंग को लेकर के होते हैं ना बहुत सारे। तो एक विधेयक आपका है राष्ट्रीय परिचर्या, ठीक है, राष्ट्रीय परिचर्या, नर्सिंग को लेकर के ही ये शब्द प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम आया है आपका, ठीक है। एक और एक्ट आया आपका, ये भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, जो नर्सिंग का कोर्स होता है ना, मेडिकल साइंस में, उसको लेकर के।
तो बहुत सारे जो ये आयोग जो है आपका इससे जुड़े हुए मानकों के लिए काम करेगा। एक बिल और संसद में आया था, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय परिचर्या प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका नर्सिंग से जुड़ा हुआ आयोग है। इसका उद्देश्य है कि जो नर्सिंग है ना, उससे जुड़े हुए जो पेशेवर शिक्षा है और उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उसके मानकों को विनियमित करना और उसके रखरखाव का प्रावधान करना। ठीक है, इससे पहले 1947 का एक अधिनियम था, भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम। ठीक है, उसको अब खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह पे एक नया एक्ट आ चुका है मेडिकल साइंस में, राष्ट्रीय परिचर्या मतलब ये आपका नर्सिंग को लेकर के है, प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम आपका ये लाया गया है। ठीक है, तो इसके तहत भी एक 3 सदस्यीय बोर्ड बनाया जाएगा। 3 सदस्यीय एक बोर्ड बनेगा, जैसे आपने ऊपर देखा ना दंत चिकित्सा के लिए था, इसमें भी एक बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, 3 सदस्यीय तो इसमें एक बोर्ड बनेगा। इसके बाद इसमें एक 29 सदस्यीय आयोग बनेगा। ठीक है, जैसे वहां पर आपने देखा था, वहां पे 33 सदस्यीय आयोग था, तो पहले एक कमीशन बनाया जाएगा और कमीशन के अंतर्गत एक बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 29 मेंबर होंगे, यहाँ पे 3 मेंबर होंगे। काम अब इनके वही हैं, है ना। इसमें जो आयोग के काम है, आयोग के काम क्या होंगे कि नर्सिंग को लेकर के नीतियां बनाना, उसके मानकों को विनियमित करना, समझ रहे हैं, प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ये देखना, शिक्षण संस्थानों के लिए फैकल्टी के क्या मानक होने चाहिए, ये सारे पक्षों को देखने का काम करेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका बोर्ड है, आपका बोर्ड के क्या क्या काम होंगे, बोर्ड के काम एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो आपका बोर्ड होगा, बोर्ड का काम होगा कि जो आपका नर्सिंग को लेकर के कॉलेज हैं उनको मूल्यांकन करना। ठीक है, और रेटिंग करना। ठीक है, नर्सिंग को लेकर के पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर के काम करना, इनका पंजीकरण करना, इसका रजिस्ट्रेशन करना, ये सारा काम जो है बोर्ड करेगा। तो एक आयोग बनेगा, एक बोर्ड बनेगा। दंत वाले में भी एक आयोग था 33 सदस्यीय और 3 सदस्यीय बोर्ड था। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और विधेयक आ चुका है आपका, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। ये सारे आपके पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे सदन में पास हुए हैं बिल, अभी आपके खूब सारे बिल पारित कराए गए हैं। तो ये सारे बिल मैं आपको मानसून सत्र वाले पढ़ा रहा हूँ। 11 अगस्त 2023 को ये बिल आपका संसद में पारित हो गया, राष्ट्रपति जी की सहमति मिल गई 11 अगस्त को, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, तो इससे पहले एक विधेयक हुआ करता था जन्म और मृत्यु को लेकर के 1969 का एक्ट। कौन सा? 1971 का। मैं श्रीबा जी करें सर, मेडिकल फील्ड में एडमिशन नीट क्लियर करने पर ही मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो नीट का तो एक है, मतलब नीट तो मान लीजिए एक उच्च स्तरीय आपका जो है यहाँ पर आपको मतलब प्रशिक्षण, ऐसा नहीं है। बाकी इसके अलावा नर्सिंग वगैरह को लेकर अलग से कोर्सेज होते हैं, वो आपको कोर्स करने होते हैं। स्कूल जो बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ पे नर्सिंग के कोर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो अलग से होते हैं। बाकी यदि मेडिकल में प्रॉपर डॉक्टर आपको बनना है तो आपको नीट का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है मेडिकल कॉलेज होंगे जो आपके सरकारी। यदि अच्छी रैंक आ गई तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, अन्यथा फिर आपको जो है BA MS करते हैं लोग, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। MBBS होता है, फिर MD होता है। MD तो मान लो बहुत बड़ी चीज़ है ना, बात की बात है, वो PG हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है, तो 11 अगस्त 2023 को जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 आपका ये संसद से पारित हुआ है। अब ओवरऑल देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या किया जाएगा, जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार होगा। इससे इस विधेयक में प्रावधान क्या है कि जन्म और मृत्यु, आपको पता है हर पल कोई ना कोई पैदा हो रहा है, हर पल कोई ना कोई मर भी रहा है, तो उनका एक नेशनल डेटाबेस तैयार करना। ठीक है, और इसके लिए एक राष्ट्रीय जनरल महापंजीयन की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, एक क्या किया जाएगा, एक मतलब प्रॉपर रजिस्ट्रार जनरल बनाया जाएगा जो कि ये काम करेगा। तो जन्म और मृत्यु को लेकर के एक प्रॉपर नेशनल लेवल पे डेटाबेस तैयार करना, और इसके लिए एक रजिस्ट्रार जनरल जो है महापंजीयक की नियुक्ति की जाएगी जो ये काम को देखेगा। ठीक है, और जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है लोगों को इलेक्ट्रिक माध्यम से प्रदान करने का प्रावधान कि वो डाउनलोड कर सकते हैं,
और जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता और अभिभावक का आधार नंबर आवश्यक कर दिया गया है कि जब भी बच्चे का जन्म वगैरह कुछ भी होता है तो माता पिता का आधार कार्ड के अंतर्गत एंट्री होगी। अब सोचिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस बिल के तहत अब सरकार ये भी देख पाएगी कि एक माता पिता कितने बच्चे पैदा कर रहा है। आप ये भी देखिए, क्लियर है। और इससे जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बन जाएगा। मतलब अब माता पिता का आधार कार्ड लेगा तो उनके ऊपर चढ़ गया ना एक बच्चा, है ना। अभी तक तो मतलब ये चीज नहीं थी, तो अब आधार कार्ड में जो है बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको जोड़ दिया जाएगा, उसको अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा है जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए जन्म और प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है कि बच्चा कब पैदा हुआ। मतलब जन्म प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा जो है रोल हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो है यदि कोई भी समस्या होती है इसको लेकर के, तो इसको लेकर के अपील की प्रक्रिया भी रखी गई कि कोई भी पीड़ित पक्ष होता है तो जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास जा सकता है और अपील कार्रवाई या आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही उसे जाना आवश्यक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका एक महत्वपूर्ण बिल आपका है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक। हाँ, नर्सिंग अलग है। नर्सिंग का मतलब नर्सिंग का इसीलिए मैंने अलग बता दिया, नीट अलग है और नर्सिंग अलग है, ठीक है। तो ये आपका जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 हो गया, ठीक है। और ये आपका मैंने आपको नर्सिंग वाला जो बिल आया है, ठीक है, नर्सिंग वाले बिल का नाम आप लोग याद रखिएगा। नर्सिंग वाला जो बिल है, नर्सिंग वाले बिल का नाम है राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम आपका लाया गया था। इसके बाद ये आपका दंत चिकित्सा को लेकर के नेशनल डेंटल कमीशन बिल आ गया आपका, ठीक है। और ये आपका जो है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम था। और एक आपका जो है राजस्थान में टोटल 50 जिले हो चुके हैं, उसको लेकर के आपकी खबर थी, ठीक है। फाइनली बन चुके हैं, सबको जो है वहाँ की कैबिनेट के द्वारा प्रॉपर्ली एक्सेप्ट कर लिया गया है। पहले प्रपोजल आया था और अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो राजस्थान को लेकर ये खबर थी। इस तरीके से आज के करंट अफेयर्स में पक्ष हैं आपके, इनको याद करिए, रिवाइज करिए, है ना, 1 से 2 बार आराम से रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए।